नमस्कार। सिनेमा हॉल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ विनोद अनुपम हैं। विनोद अनुपम पटना में रहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और फिल्मों पर लगातार लिखते रहे हैं। पिछले दशकों में इन्हें आपने अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा, विभिन्न सेमिनारों में सुना होगा। और विनोद जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल पर। और हम आज की बातचीत हम लोग मुख्य रूप से फिल्म पत्रकारिता को लेकर करेंगे। आप सीधे तो फिल्म पत्रकारिता से नहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन फिल्मों के लेखन के जरिए फिल्म पत्रकारिता से आपका संबंध बना रहा है। तो एक तो आरंभिक लेखन कैसे कब शुरू किया आपने? देखिए, सिनेमा पर लिखना मेरी प्रायोरिटी में था नहीं। हम मूलतः कहानियाँ लिख रहे थे और कहानियाँ उस समय मेरी मुझे लगता है ये 80 के आसपास का दौर रहा होगा। कहानियाँ मेरी उस समय सारिका में और गंगा में या उस समय की तमाम पत्रिकाओं में छप चुकी थी। उसी दौर में प्रकाश झा पटना आए और पटना में उन्होंने एक अनुभूति सांस्कृतिक केंद्र के नाम से एक अभियान शुरू किया था, जिसमें कि सिनेमा अध्ययन को लेकर के बहुत काम हुआ उस दौर में बिहार में। उन्होंने बाकायदा अखबार में विज्ञापन दे करके जो भी सिनेमा पर काम, सिनेमा भाषा सीखने के इच्छुक हैं, उनको आमंत्रित किया था। तो पहला जो सिनेमा भाषा से हमारा सरोकार हुआ वो वहीं से हुआ। उसके पहले हम दर्शक थे, सिनेमा देखते थे, सिनेमा देखना अच्छा लगता था। लेकिन सिनेमा देखने और सिनेमा पर बात भी किया जा सकता है, और सिनेमा की कोई भाषा भी है जिसे पढ़ना चाहिए, जिसे समझना चाहिए, और उसके जो अलग अलग तत्व हैं सिनेमा में साउंड किस तरीके से काम करता है, सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी क्या है, सिनेमा में कलर्स क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें पहली बार उस प्रकाश झा के द्वारा जो शुरू की गई थी कार्यशालाएं, उसमें मुझे समझने को मिली। मैं बहुत आदर के साथ याद करता हूँ कि उसमें आदरणीय सतीश बहादुर साहब और गायत्री चटर्जी नियमित रूप से पटना आती थी, और उनसे जो सीखने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि इस पर जब मैंने उनके साथ रह करके सिनेमा भाषा को समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि हिंदी में तो इस पर काम ही नहीं हुआ, सारी की सारी बातें अंग्रेजी में हो रही है। सतीश बहादुर साहब हिंदी क्षेत्र से आते थे और हिंदी को लेकर के वो बहुत कंसर्न थे। मुझे याद है कि वो हिंदी के सिनेमा के किसी शब्द को हिंदी में किस तरीके से कहें, उस पर वो अटक जाते थे। और 3 दिनों बाद वो बोलते थे, विनोद, इसका ये हो सकता है क्या? तो मुझे लगा कि हिंदी में सिनेमा पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और तो फिर अपने साहित्य, जो मेरे पास अपनी भाषा थी, जो मैंने भाषा अर्जित की थी अपनी परंपरा से, उस भाषा को मैंने सिनेमा के लिए, मुझे लगा कि सिनेमा की दिशा में काम करना चाहिए, और फिर सिनेमा के क्षेत्र में मैंने अपनी भाषा को उपयोग करना शुरू किया। मुख्य रूप से मैं गायत्री चटर्जी की बात गायत्री चटर्जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मुझे लगता है कि सिनेमा के हर एक विद्यार्थी को ये समझना चाहिए। ये दौर था जब पटकथा उस समय निकला करते थे भोपाल से, और जो हिंदी में जो भी सिनेमा पर चर्चाएं होती थी, वो सत्यजीत रे, मृणाल सेन, कुरुशोभा, और वो आमतौर पर विदेशी फिल्में, जो कि कलात्मक फिल्में मानी जाती हैं, जिससे कि आम हिंदी दर्शकों का कोई सरोकार नहीं होता है, उन्हीं पर चर्चा होती थी। अब पटकथा के अंक यदि पुराने अंक मिले तो आज भी देखें तो आपको उन्हीं विषयों पर लेख मिलेंगे, जिससे कि हिंदी आम दर्शकों को कोई सरोकार नहीं था। गायत्री चटर्जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि खराब सिनेमा जरूर देखना चाहिए, उससे तुम्हें पता चलेगा कि सिनेमा में गड़बड़ी कहाँ है। यदि सिर्फ सत्यजीत रे की ही फिल्में देखोगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि सिनेमा और क्या होता है। इसीलिए सभी सिनेमा देखो, जो भी सिनेमा मिलता है वो सिनेमा देख डालो। और कुछ बातें नहीं, कहा जाता है जीवन में कुछ बातें जेहन में रह जाती हैं, तो यही सब कुछ बातें जेहन में रह गई, और मैंने मान लिया कि मुझे कमर्शियल सिनेमा के ही लिए ही काम करना है। जो सिनेमा आम भारतीय दर्शक देखते हैं उस पर बात करनी है, और दर्शकों से उनकी भाषा में उनके सिनेमा पर बात करनी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूर्व पीठिका रही सिनेमा पर बात करने की। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जमालपुर में रहता था। जमालपुर छोटी सी जगह है, पटना आना जाना रहता था। तो सिनेमा देखना और सिनेमा पर बात करना, सिनेमा देखना तब तक सहज हो चुका था,
तकनीक आ चुकी थी, सिनेमा हम घर बैठे देख सकते थे, सिनेमा पर बात कर सकते थे। तो मुझे लगा कि इतना आसान है सिनेमा पर बात करना, इसके लिए बम्बई जैसी चीज़ों या महानगर की तो कोई बाध्यता ही नहीं है। सिनेमा हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सिनेमा पर बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुंबई जाने और सिनेमा के मेन स्ट्रीम की दौर में शामिल होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लेखन कहाँ प्रकाशित हुआ आपका और किन पत्रिकाओं या अखबारों के लिए लिखा आपने? देखिए, सिनेमा के लिए जहाँ तक सिनेमा पर लिखने की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो पटना से दैनिक उस समय निकला करता था, आज भी निकलता है आज, और उस समय भी वो हिंदुस्तान आ चुका था, दैनिक जागरण आ चुका था, तो उस समय भी बहुत छोटे अखबार इसका कलेवर सिमट चुका था। मैंने शुरुआत आज से ही की। आज ने मुझे बाकायदा कहा कि आप हमारे लिए समीक्षा लिखिए। मैं जमालपुर से ही समीक्षाएं लिख करके उन्हें भेजा करता था। करीबन साल भर मैंने आज के लिए समीक्षा लिखी। उसके बाद आज की समीक्षाओं को देख करके फिर हिंदुस्तान ने मुझे आमंत्रित किया, और ये 2001 का समय था। और आपको आश्चर्य होगा कि उसी आज में जो 500 शब्दों की समीक्षा आती थी और हिंदुस्तान में 500-600 शब्दों की समीक्षा आती थी, यह समय था जब गदर रिलीज हुई थी। उसी वर्ष लगान रिलीज हुई थी, जो हिंदी सिनेमा की बड़ी फिल्में मानी जाती हैं। उन सारी फिल्मों की समीक्षाएं मैंने इन्हीं अखबारों में की, आज में और हिंदुस्तान में। और उसी समीक्षाओं के लिए मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। तो जब मैं ये हो सकता है संदर्भ से हटकर बात हो, तो जब मैं पहली बार हवाई जहाज़ पर चढ़ने का, जब मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा हुई, तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। हालांकि ये था, मैं अखबारों में विज्ञापन था, सब लोग आवेदन, मुझे लगा कि मैं भी समीक्षाएं लिखता हूँ, आवेदन करने में क्या हर्ज है। मैंने भी आवेदन कर दिया और जब सिलेक्शन की घोषणा हुई तो मेरे लिए वो चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सारे बड़े नाम मेरे साथ मौजूद थे। उस बीच में हमारा चुना जाना मेरे लिए चकित करने वाली बात थी कि मैंने तो अभी लिखना शुरू किया है फिल्म समीक्षा। लेकिन मुझे उसी समय एहसास हुआ कि हिंदी में सिनेमा समीक्षा को लेकर के कितना सन्नाटा है कि आप शुरू करते हैं वही धमक बन जाती है। वहाँ से बुलावा आया वो नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए, और मुझे पहली बार उतने बड़े समारोह में, पहली बार हवाई जहाज़ पर चढ़ने का मौका, और पहली बार जूरी से मिलने का मौका मिला। बल्कि जूरी ने ही हमें खोजा, कौन है विनोद अनुपम। मैं तो किनारे था। तो जूरी से जब मैं मिला तो सिर्फ एक महाराष्ट्रियन लेडी थी, कोई, मुझे नाम भी याद नहीं कौन थी वो। तो मैंने उनसे सीधे पूछा कि आपने मुझे क्यों चुना। उन्होंने कहा कि आप डिजर्व करते हैं, आपने जो लिखा उस नज़रिए से सिनेमा पर नहीं लिखा जा रहा है। अब मेरा नज़रिया कौन सा था वो मुझे लगता है दूसरे लोग ज़्यादा बेहतर पता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा को लेकर के एक सामाजिक संदर्भ से जो बातें होनी चाहिए, सिनेमा के सोशल कंसर्न पर जो बातें होनी चाहिए थी, हिंदी सिनेमा कहीं ना कहीं उससे अभी तक भी वंचित रहा, और अभी भी उस तरीके से वो हासिल नहीं कर पाया जो वो डिजर्व करता है, जितना उसे हासिल होना चाहिए था। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा, आपका लिखना भी जारी रहा। मैं कह लूँ कि आप लगभग गंभीर हो चुके थे फिल्म लेखन को लेकर के, लेकिन उस समय जो फिल्म पत्रकारिता चल रही थी, समीक्षा तो पत्रकारिता का एक छोटा हिस्सा हुआ, बाकी फिल्म पत्रकारिता जो हिंदी जगत में, हिंदी अखबारों के जरिए आ रही थी, उसके बारे में आपकी क्या राय बनी, या उससे आप कैसे संसर्ग कर रहे थे? जी, फिल्म पत्रकारिता, फिल्मों की पत्रिकाएं तो हम पढ़ते ही थे। जब आप सिनेमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपकी फिल्म पत्रिकाएं और वो सब कुछ जानने की जो उत्कंठा होती है वो तो रहती ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हिंदी सिनेमा के साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि मैंने पहले भी इस पर बात की है कि सिनेमा समीक्षा और सिनेमा पत्रकारिता दोनों को अजीब तरीके से घालमेल कर दिया गया। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी साहित्य में आप पत्रकारिता अलग चीज़ है, हिंदी साहित्य लेखन अलग चीज़ है, हिंदी आलोचना अलग चीज़ है। सिनेमा में दोनों गड़बड़ कर दिया गया। उसमें मुश्किल ये थी कि सिनेमा को गंभीरता से लेने की कोशिश हुई ही नहीं। यदि सिनेमा को गंभीरता से लेने की कोशिश हुई होती तो जिस तरीके से साहित्य पर काम हुआ, ये जिस तरीके से खेल पर काम हुआ,
खेल पर हम देखते हैं ना कि खेल की रिपोर्ट छपती है आधे पन्ने की, उसमें फिर बॉक्स आता है एक तरफ से सुनील गावस्कर का, एक तरफ से इमरान खान का। सिनेमा पर उस तरीके से बात करने की कोशिश ही नहीं हुई। तो जो पत्रकार शूटिंग रिपोर्ट लिख रहे थे वही फिल्म की समीक्षा भी लिख रहे थे। तो पत्रकारिता अधिकतर जो थी वो खबरों पर टिकी हुई थी। उनको ये था कि हमको फलाने स्टार को हम खुश रखेंगे, फलाने स्टार को हम संतुष्ट रखेंगे तो हम वहाँ उनकी शूटिंग रिपोर्ट का मौका मिलेगा, उनके इंटरव्यू में आसानी होगी। तो ये दोनों जो घालमेल हुआ उसमें सिनेमा समीक्षा दबती चली। एक प्रेशर में पत्रकार हमेशा रहे, उनको अपने स्टार्स को खुश रखना था। अब लगातार हम लोग भी देखते रहे कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन अपने टेलीविज़न शो में फिल्म पत्रकारों का नाम लेते रहे, वो मेरे करीबी हैं, वो मेरे करीबी हैं, वो मेरे करीबी हैं। तो इस तरीके से सितारों के करीब जाने का जो मामला होता है उसने पत्रकारिता को कहीं न कहीं पर, जो पत्रकारिता की जो कह सकते हैं एक ईमानदार धार होनी चाहिए थी, उसको कमज़ोर किया। और जो सही बातें दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए थी, हिंदी दर्शक उससे वंचित रहे। तो सिनेमा अपने वो स्पॉन्सर चीज़ें ही दर्शकों तक पहुंचती रही जो सिनेमा प्रेमी थे जी। और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समीक्षा पर भी पड़ा। लेकिन आपके आगे पीछे के ऐसे कौन से पत्रकार या लेखक समीक्षक रहे हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये लोग अपना काम कर रहे थे? देखिए, सिनेमा पर बहुत सारे लोग लिख रहे थे, बहुत सारे लोग लगातार भी लिख रहे थे, लेकिन सिनेमा पर जो नियमित काम करने की ज़रूरत थी, सिनेमा पर जो रोज़ काम करने की ज़रूरत थी, खास करके कमर्शियल सिनेमा पर जो काम करने की ज़रूरत थी, तो वो कहीं ना कहीं पर पूरे दौर में सन्नाटा था। सिर्फ जो अखबार के कॉलमिनिस्ट थे, अखबार के जो पत्रकार थे, वही समीक्षाएं लिख रहे थे। लेख जो भी छप रहे थे, चाहे विष्णु खरे के लेख छप रहे हों या कुंवर नारायण के लेख छप रहे हों, जो भी सिनेमा पर गंभीरता से बात कर रहे थे, वो जबरीमल पारेख के लेख छप रहे हों, वो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था उससे कहीं ना कहीं पर उसको छूने से बच रहे थे, उस पर बात करने वो लगता था कि ये कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें नहीं हैं।